हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति। अब प्रक्षेप्य गति क्या होती है कि अगर कोई भी बॉडी उस डायरेक्शन में गति करती है जो कि उस पर लगने वाले त्वरण से अलग है, यानी उस बॉडी पर लगने वाला त्वरण की दिशा और बॉडी के मोशन की दिशा, गति की दिशा दोनों अलग अलग है, तो वो ऋजुरेखीय पथ पर गमन नहीं करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता है, बल्कि एक वक्राकार पथ पर गति करती है। अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में हो जाए, यानी कि प्रक्षेप गति की दिशा और उस पर लगने वाले त्वरण की दिशा, तो ये जो दिशा होती है सेम हो गई, तो वो ऋजुरेखीय पथ पर गति करती है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी कोई छत है, यहाँ पर ये बॉडी रखी हुई है। अब इसको हम हल्का सा पुश करते हैं तो ये सीधे नीचे की ओर गति करेगी। इस पर लगने वाला जो त्वरण है वो भी नीचे की ओर लग रहा है। अब हम देख सकते हैं कि इस बॉडी के गति की दिशा और त्वरण जी की दिशा दोनों एक ही है, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल सीधी लाइन में गति करते हुए पृथ्वी पर टकराती है। अच्छा, अगर ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों की दिशा अलग अलग है, तो क्या होता है? आइए देखते हैं इस डायग्राम से। जैसे कि ये हमारी कोई छत है, ग्रेविटी तो नीचे ही लगती है। अब यहाँ पर ये बॉडी रखी हुई है, इसको हम V1 वेग से इस डायरेक्शन में पुश करते हैं, क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं। तो ये क्षैतिज दिशा है और ये त्वरण की दिशा है। दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, यानी त्वरण इस दिशा में है और वेग इस दिशा में है, अलग अलग है। तो ये इस तरह का पथ का अनुसरण करती है। जैसे मान लीजिए कि थोड़ी देर के बाद इसका वेग V2 हो जाता है। अब इस V2 की दिशा क्या होगी? इसके लिए इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। जो ये स्पर्श रेखा की दिशा है वो इस बिंदु पर लगने वाले वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर इस डायग्राम को हम पूरा करें तो ये जो हमारा है ये इस डायरेक्शन में होगा और वेग इस डायरेक्शन में होगा। इस पर हम सीधे एक लंब डाल देते हैं, तो जो ये लाइन हमारी जा रही है ये वेग परिवर्तन डेल्टा V को प्रदर्शित करेगी। अब जो डेल्टा V है इस डायग्राम से क्लियर है, डेल्टा V जो होगा वो वेक्टर V2 माइनस वेक्टर V1 होगा। अब यहाँ से बात स्पष्ट है कि जो हमारा क्षैतिज वेग V1 है उस पर इस ग्रेविटी का कोई असर नहीं है, लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की ओर मोशन हो रहा है उस पर जी का असर है। अब देखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति होती है ये वक्राकार पथ पर गति करती है। ये वक्राकार पथ कैसा होता है? वृत्तीय होता है, परवलयाकार होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, किस प्रकार का होता है इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये मूल बिंदु O है। इस बिंदु पर से एक बॉडी को हम u वेग से फेंकते हैं, प्रक्षेपित करते हैं क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर। ये जो बॉडी हमारी है वक्राकार पथ का अनुसरण करती हुई इस बिंदु पर टकराती है, पृथ्वी से टकराती है। अब हमें जो ये पथ है इसका समीकरण निकालना है कि ये पथ कैसा है। वेक्टर u के दो घटक होंगे, एक होगा ux वेक्टर u cos थीटा जो इस डायरेक्शन में होगा और एक y डायरेक्शन में होगा वेक्टर u sin थीटा, दो होंगे। ये जो अधिकतम ऊंचाई है इसे कहते हैं
प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई, और जो ये दूरी है एक्स डायरेक्शन में, इसे कहते हैं आर, क्षैतिज दूरी। इसका नाम रेंज भी है, परास भी है। आइए अब इसके समीकरण का हम निगमन करें। हम जानते हैं कि h = ut - 1/2 GT²। h को हम y से लिखते हैं, u हमारा है ऊर्ध्वाधर दिशा में u sin थीटा, यहाँ से इंटू t -1/2 GT²। अब हम क्षैतिज दिशा में देखते हैं, जो हमारी क्षैतिज दूरी है x, ये होगी ux इंटू टी। रीज़न ये है कि क्षैतिज दिशा में त्वरण का कोई असर नहीं पड़ता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण का असर पड़ता है। तो हम ये समीकरण का अनुसरण करते हैं, और यहाँ पर g का असर नहीं पड़ता है, तो ये लिखते हैं यानी x = ux वेक्टर u cos थीटा, यानी वेक्टर u cos थीटा इंटू टी। यहाँ से हमारा t आता है x/, वेक्टर u cos थीटा। अब इसके वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं, तो y = u sin थीटा इंटू x/u cos थीटा -1/2 GT², यानी x² u² cos² थीटा। यहाँ पर u से u कैंसिल हो जाता है, तो हमारा समीकरण मिलता है u = sin cos tan, यानी x tan थीटा -1/2 G/u² cos² थीटा इंटू x²। यह जो हमें समीकरण मिला है, इस समीकरण से क्लियर है कि ये समीकरण x में 2 घात का है और y में 1 घात का है। अगर x में 2 घात हो, y में 1 घात हो, तो वो परवलय को निरूपित करता है। अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्योंकि जो समीकरण है ये परवलय का है, इसलिए प्रक्षेप का पथ क्या होगा? परवलय के आकार का होगा। अब हम आगे बताते हैं कि प्रक्षेप जो हमने देखा डायग्राम में, इसमें कितना समय लगता है। यानी जो हमारा डायग्राम है x और y, यहाँ पे थीटा कोण पर हमने जो बॉडी को प्रक्षेपित किया था वो इस रास्ते का अनुसरण करते हुए यहाँ पर आई। अभी हमने इसको देखा कि ये जो पथ बन रहा है ये परवलयाकार है। अब हम देखेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इस बिंदु पर जो वेग होता है वो 0 होता है, क्योंकि उच्चतम बिंदु है। इसके बाद फिर मोशन की डायरेक्शन बदल जाती है, नीचे की ओर गति करता है। तो देखते हैं v = u प्लस u माइनस GT। v हमारा 0 हो जाता है। u वर्टिकल डायरेक्शन में u की जगह पर लिखेंगे u साइन थीटा माइनस GT। अब इसे सॉल्व करते हैं तो GT = u साइन थीटा, यानी T = u साइन थीटा अपान G। ये जो समय हमारा आया है वो बिंदु O से M यहाँ तक जो समय लगा है वो आया है। अब O से M तक जितना समय लगेगा वही समय M से P तक लगेगा, इसलिए कुल समय कितना लगा = 2T, यानी 2u साइन थीटा अपान G। यानी इस प्रक्षेप को बिंदु O से
बिंदु P तक इस परवलयाकार मार्ग में t समय लगा, 2u sin थीटा अपान जी है। इसे हम उड्डयन काल कहते हैं, उड्डयन काल कहते हैं। यानी उड्डयन काल का सूत्र क्या हुआ, 2u sin थीटा अपान जी। उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, 2u sin थीटा अपान जी। अब हम इस प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई के बारे में देखते हैं। हम जानते हैं कि h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यस को हम y से लिखते हैं, u हमारा u साइन थीटा होता है, बल्कि यहाँ पर u y लिखें क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में u y है, तो u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अभी हमने देखा कि x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, तो t हमारा होता है x अपान यू कॉस थीटा। बल्कि इस तरह से न लगा कर, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी लंबा होगा, तो हम दूसरे रास्ते का अनुसरण करते हैं। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g, ये काफ़ी शॉर्टकट है। v हमारा 0 हुआ, u हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। इसको हल करते हैं तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और हमारा h हुआ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई का फार्मूला का डेरिवेशन हो गया। अब देखिए प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, h मैक्स क्या होगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, और ये तब होगा जब थीटा हो 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन 90 1 होगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 लिखें तो क्या आएगा, यू स्क्वायर अपान 2g। ये प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई है। एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान 2g। ये तब होता है जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो। आइए अब आगे देखते हैं क्षैतिज दूरी, यानी जो प्रक्षेप हमारा ये कितना क्षैतिज दूरी प्राप्त करेगा, इसके बारे में देखते हैं ये कितना होगा। चूँकि ये क्षैतिज दिशा है तो r हमारा होगा यू एक्स इंटू टी, यानी u cos थीटा इंटू टी, क्योंकि प्रक्षेप को पूरा करने में समय t लगा है, और t के लिए अभी हमने देखा कि 2u साइन थीटा अपान जी होता है। t के लिए भी ये सूत्र हमने डेरिवेशन किया, तो t इज इक्वल टू यू cos थीटा ये हमारा है, और t की जगह पे 2u साइन थीटा अपान जी लिखेंगे। ये कैसे होता है अभी हमने डिस्कस किया। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2u स्क्वायर इंटू साइन थीटा कास थीटा, बल्कि 2 को हम यहाँ लिख करके यहाँ लिखें अपान जी, तो ये आएगा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कास थीटा साइन 2 थीटा अपान जी। तो हमारा ये r हुआ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यानी प्रक्षेप को द्वारा प्राप्त की गई क्षैतिज दूरी OP कितनी हुई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब ये जो क्षैतिज दूरी आई है ये अधिकतम कब होगी, जब हमारा थीटा 45 डिग्री हो। जब थीटा 45 डिग्री होगा तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90 1 होगा। उस डायरेक्शन उस कंडीशन में r हमारा अधिकतम होगा, r मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी। ये जो आया है ये प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम परास है, यानी अधिकतम क्षैतिज दूरी है। अब आगे देखते हैं,
अगर हम इस फार्मूले में थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा लिखें तो क्या होगा? तो हमारा होगा R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा अपान जी, यानी यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपान जी, यानी कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यानी हमारा आर क्या हुआ? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हम ये कोण थीटा लें या 90 माइनस थीटा लें,